हेलो बच्चों, क्लास 12th पीसीएम के कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो कोर्स बना हुआ है आपके जेई मेंस और एडवांस के लिए, और जिसके लिए आपको कोई भी फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। क्लास नोट्स और असाइनमेंट्स के लिए बेटा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना, वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स के क्लास नोट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो बने रहो भाई ट्रेंडिंग ट्विटर पे, जो आपको पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे फ्री कराया जाएगा फॉर क्लास 11th एंड 12th। और अगेन बता रहा हूँ, जेई के हिसाब से भी ये सिलेबस रहने वाला है। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का आज है लेक्चर नंबर 13, और ये है आपका सेकंड लास्ट लेक्चर। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और इसके बाद आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो और वो इससे छोटा चैप्टर है और बहुत आसान हो जाएगा अगर आपने ये अच्छे से कर लिया। तो चलिए, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम क्वेश्चन सरफेस के बारे में पढ़ने वाले हैं और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, दो एप्लीकेशन हम आज करेंगे और दो एप्लीकेशन हम कल कर देंगे, तो हमारी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन ही है। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 6 i cap 3 j cap plus 4 k cap, calculate the electric flux through the surface area of 20 units lying in yz plane। ओके, तो देखो यार, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? ई डॉट ए, या इसको आप ई ए कोस थीटा की टर्म में लिख सकते हो, है ना। अब यहाँ पे थीटा हमें गिवन नहीं है। या फिर हमने क्या बात की थी कि भाई ये ई एक्स ए एक्स अगर दोनों वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो आई कैप वालों को, जे कैप वालों को, और ए वाई और जेड के कैप वालों को क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा फ्लक्स आ जाता है। यही दो चीज़ें, यही सब पढ़ा हुआ है फ्लक्स के बारे में, है ना। तो हमारे यहाँ पे ये लगता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों सर? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें वेक्टर फॉर्म में दी हुई है, 6 i cap प्लस 3 j cap प्लस 4 k cap। अब इन्होंने सरफेस एरिया एस या ए बोलो, सरफेस एरिया ए जो है वो दिया हुआ है 20 यूनिट्स। लेकिन वो किस प्लेन में है? वाई जेड प्लेन में है। किस प्लेन में है? वाई जेड प्लेन में है। मीन्स अगर ऐसे ये हमारा 3 डायमेंशन अगर हम बनाएं, एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड, तो हमारा जो सरफेस गिवन है हमें, वो बेटा ऐसे है, वाई जेड प्लेन में है। ठीक है, वो कैसे गिवन है? वाई जेड प्लेन में है, वो ऐसे है। अब इस सरफेस का अगर हम एरिया वेक्टर बनाएं तो एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में बनेगा? इधर बनेगा, 20 यूनिट्स इन एक्स डायरेक्शन। बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं, है ना भाई। 20 यूनिट्स इन एक्स डायरेक्शन मीन्स एरिया वेक्टर जो हमारे पास आया वो हमें क्या दिया हुआ है? 20 i cap। उसकी वैल्यू क्या है? 20 i cap है। तो अब तो सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करना रह गया। जैसे फ्लक्स क्या आएगा? ई डॉट ए, तो 6 i cap प्लस 3 j cap प्लस 4 k cap डॉट प्रोडक्ट 20 i cap प्लस 0 j cap प्लस 0 k cap। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 20 प्लस 3 × 0 प्लस 4 × 0, तो ये क्या आ गया आपका? 120। ठीक है, 120। यहाँ पे मेरे को फ्लक्स की यूनिट्स कमेंट करके बताओ, इसकी यूनिट क्या होगी? ठीक है, फ्लक्स की यूनिट क्या होगी वो आप हमें कमेंट करके बताओगे। ठीक है जी। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है कि वाई जेड प्लेन में दिया हुआ था तो प्लेन बना के देख ला करो। इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं होती। बच्चे पता नहीं फिजिक्स का क्वेश्चन देख के क्यों घबरा जाते हैं। जैसे जैसे दिया है, लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चंस को सोल्व करते चलो। ठीक है, चलो जी। गॉसियन सरफेस की अब हम बात करते हैं कि गॉसियन सरफेस क्या होता है। देखो, लास्ट क्लास में हमने कुछ बातें कही थी कि जो फ्लक्स है शेप और साइज के इंडिपेंडेंट होता है।
flux is independent of shape and size of shape and साइज ऑफ सरफेस। जो भी इनक्लोज सरफेस होगा, है ना, उसके शेप और साइज के क्या रहता है, ये इंडिपेंडेंट रहता है। दूसरी हमने बात की थी कि ये लोकेशन ऑफ चार्ज के भी इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ चार्ज। इनसाइड द सरफेस। ठीक है, अब इन्हीं बातों के कंक्लूजन से हमें गोस्लो ने बताया था कि कोई भी क्लोज सरफेस है उसमें क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के बराबर क्या होता है, फ्लक्स होता है ना। तो मतलब कहीं पे भी अगर कोई ओपन चार्ज पड़ा हुआ है, मान लो ये कोई ओपन चार्ज पड़ा हुआ है, मुझे यहां से फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको क्या करूंगा, बंद करूंगा। ठीक है, क्यों क्यों करेंगे सर ऐसा बंद? क्योंकि भैया गो स्लो लगता है क्लोज सरफेसेस के लिए। ठीक है, देखो स्टेप क्या है हमारे, जो हमारा गो स्लो है, वो फ्लक्स की जब बात करता है तो वो बात करता है क्लोज सरफेस में। वो किस में बात करता है बेटा, क्लोज सरफेस में। अगर हम यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दें, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इससे भी पास करेंगी, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा और कहीं ना कहीं से तो ये पास करेंगी। अब अगर मुझे इसके कारण कहीं पे फ्लक्स बताना है, तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? ठीक है, मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, एनक्लोज द चार्ज। एनक्लोज द चार्ज, चार्ज को सर बंद कर दो। और जो चार्ज को बंद करने के लिए आप कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप बनाओगे, अब चार्ज को बंद करने के लिए आप कोई भी ज्योमेट्रिकल, ठीक है, मतलब ज्योमेट्रिकल नहीं लिखता मैं कहता हूं कोई भी आप रेगुलर या इररेगुलर सरफेस या शेप ड्रॉ करोगे, वही आपका क्या होता है, गॉसियन सरफेस होता है। उस सरफेस को हम क्या कहते हैं, एक गॉसियन सरफेस कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे गॉसियन सरफेस की कुछ लिखा हुआ है बारे में कि इट इज अ हाइपोथेटिकल सरफेस। हाइपोथेटिकल मतलब हम बना रहे हैं, ऐसा कोई होता नहीं है। ठीक है, अराउंड अ चार्ज फ्रॉम विच वी कैन कैलकुलेट फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम चार्ज के अराउंड एक इमेजिनरी सरफेस बना देते हैं, और उस इमेजिनरी सरफेस को गॉसियन सरफेस बोलते हैं। सर ऐसा क्यों, गॉसियन सरफेस ही क्यों बना रहे हो? भैया कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। ठीक है, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अब दूसरे पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इट कैन बी ऑफ एनी शेप। ये किसी भी शेप का हो सकता है, इसीलिए मैंने लिखा है। अब आपने स्कूल में पढ़ लिया होगा सर ये यहाँ पे है ना, तो हम इसके अराउंड एक स्फेरिकल शेप बना देंगे, है ना। पॉइंट चार्ज के लिए क्या बन जाएगा, ये हमारा गॉसियन सरफेस बन जाएगा। बहुत से बच्चे ये कह रहे हैं, और गलत नहीं कह रहे। ठीक है, ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक बात लिखी है, कोई भी भैया हाइपोथेटिकल सरफेस है, किसी भी शेप का हो सकता है, जरूरी नहीं है ये। ठीक है, जरूरी नहीं है सर, मतलब बेटा ये कि अगर मैं ये भी बना दूं ना, ऐसा हमने बना दिया, ये भी आपका गॉसियन सरफेस ही है। तो पहली चीज तो ये चीज समझो कि भैया गॉसियन सरफेस कुछ भी हो सकता है, कोई रेगुलर इरेगुलर शेप कुछ भी ले लो आप, वो एक क्या है, गॉसियन सरफेस है। नहीं सर हमें तो पढ़ा है कि सरफेस के इसके अराउंड स्फेयर होगा, है ना, और लाइन चार्ज के अराउंड क्या होगा, सिलेंड्रिकल होगा। पढ़ा हुआ ना, वायर के अराउंड अगर आपका चार्ज है तो उस केस में सर हम सिलेंड्रिकल सरफेस मानेंगे। ओके,
कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा ऐसा हम क्यों करते हैं। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ये मान लूँ तो है भाई, ये भी क्वेश्चन सरफेस होगा। होगा। ये भी गॉसियन सरफेस है, ये भी गॉसियन सरफेस है। सर ये तो कमाल की बात है। हाँ भैया कमाल की तो बात है, क्योंकि साफ साफ यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, इट कैन बी ऑफ एनी शेप, किसी भी शेप का हो सकता है, तो ये भी तो कोई शेप ही है। ठीक है। अब हमने ऐसा तो नहीं लिया सर सिलेबस में, हमने तो सिलेंड्रिकल लिया, और इस केस में हमने ये अमीबा सी शेप तो नहीं ली, हमने तो स्फेरिकल लिया है। बिल्कुल सही। अब ऐसा किया क्यों जाता है, उस चीज़ को समझो। ठीक है, मैं पॉइंट चार्ज को ही दोबारा से बनाता हूँ, और इसके अराउंड दो क्वेश्चन सरफेस बना लेते हैं। ठीक है, एक जो आपके वाला है जो स्कूल में पढ़ा हुआ है, हम भी यही पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, और एक कोई इरेगुलर। मैं इसको प्रेफर करूंगा, बोथ आर करेक्ट। बोथ आर करेक्ट। ठीक है, ये दोनों के दोनों गॉसियन सरफेस हैं। नेक्स्ट चीज लिख रहा हूं, गॉस लॉ इज वैलिड फॉर बोथ सरफेस। गॉस लॉ आप फिगर 1 में भी अप्लाई कर सकते हो, फिगर 2 में भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, गॉस लॉ दोनों ही सरफेस पे लगेगा। दोनों के दोनों गॉसियन सरफेस हैं, दोनों के दोनों बिल्कुल ठीक हैं, और गॉस लॉ दोनों पे ही अप्लाई किया जा सकता है। बट ठीक है, इसे क्या करें, इसको हटाते हैं चलो। इसको हम लिखते हैं फिगर 1, और इसको हम बोल देते हैं फिगर 2। ठीक है, बट वी प्रेफर फिगर 1। लेकिन हम तो फिगर 1 को प्रेफर करेंगे। क्यों? सर एक चीज़ होती है यार, नॉलेज, जैसे आपने पढ़ा है, आजकल तो मीम भी देखते रहते हो है ना, उसी के हिसाब से मैं बताता हूँ। एक चीज़ होती है विजडम, मतलब एक तो है ज्ञान और एक है समझदारी। ठीक है, एक है ज्ञान और एक है समझदारी। तो बेटा गॉसियन सरफेस किसी भी शेप के हो सकते हैं, ये मेरी नॉलेज है। ठीक है, गॉसियन सरफेस किसी भी शेप के हो सकते हैं, ये मेरी नॉलेज है। बट मैं कौन सा चूज कर रहा हूँ, ये मेरी विजडम है। सर हमने फिगर 1 को प्रेफर क्यों किया? बिकॉज वी नो द रिजल्ट ऑफ सरफेस इंटीग्रल। वी नो द रिजल्ट ऑफ सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल मतलब सर, भैया ये जो किया था ना, इसे हम बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल। हमने ये पढ़ा था ई डॉट डी एस। अब यहाँ पे ई को बाहर करके आप सरफेस इंटीग्रल करोगे डीएस का या डी ए का। किसी बुक में डीएस लिखा हुआ है, कहीं पे डी ए लिखा हुआ है, तो डी ए। अब यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन करोगे सरफेस का स्मॉल एलिमेंट लेके, उसका इंटीग्रेशन करके आप पूरा का पूरा एरिया लिखोगे, तो मेरे को बताओ फिगर 2 का आप एरिया लिख सकते हो? फिगर 2 का आप एरिया लिख सकते हो? भैया फिगर 1 स्फेरिकल है, ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी सरफेस का। आपने स्फेयर का एरिया पढ़ा हुआ है, आपको पता है। ठीक है, हम इसीलिए सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं। आई बात समझ? क्योंकि हमें इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल का रिजल्ट पता होता है। सिमेट्रिकल शेप में इंटीग्रेशन करना इजी होता है। ये
अनसिमेट्रिकल शेप, ये इरेगुलर शेप जो होती है, इसमें इंटीग्रेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, हमें रिजल्ट ही नहीं पता होगा बेटा। तो गॉसियन सरफेस के बारे में कुछ सीखा आज। गॉसियन सरफेस किसी भी तरह के हो सकते हैं, बट मुझे कौन सा चूज करना है ये मेरी नॉलेज नहीं, मेरी विजडम बताएगी कि क्या चीज़ मेरे लिए इजी रहेगी। क्लियर है? ठीक है। तो व्हाट काइंड ऑफ गॉसियन सरफेस इज बेटर फॉर अस? वी have the freedom to take any Gaussian surface, but we should take symmetrical Gaussian surface. We should take symmetrical Gaussian surface. ठीक है, जैसे यहाँ पे ये Gaussian surface है, ये Gaussian surface है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और हो सकता था, हाँ जी हो सकता था, ठीक है। प्रेफर्ड बिकॉज this can be calculated easily, हम इसको easily कैलकुलेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये क्या लिया है, ये एक स्फेरिकल है, ठीक है। पॉइंट चार्ज के केस में एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। सिमिलरली एक लाइन चार्ज के केस में, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चार्ज हो, एक लाइन चार्ज के केस में हम क्या प्रेफर करते हैं बेटा, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो मेरे हिसाब से बातें क्लियर हो गई है ना, हमने सब कुछ समझ लिया गॉसियन सरफेस के बारे में। अब गॉस लॉ अप्लाई कैसे करते हैं? जैसे ये आपके पास यहाँ पे एक क्यूब दिया हुआ है, और इस क्यूब के ऊपर वाले फेस पे, इस क्यूब के ऊपर वाले सरफेस पे, ऊपर वाले फेस पे बेटा एक चार्ज रखा हुआ है। क्यूब के ऊपर वाले फेस पे क्या रखा हुआ है, एक चार्ज रखा हुआ है। अब हमें इस क्यूब में से फ्लक्स बताना है कितना हुआ। अब यार आप सोचो, आपकी कॉपी है ना, वो भी क्यूबॉइडल ही है, ये क्यूब है या क्यूबॉइड बोल लो, एक ही बात है ना। तो अभी हम क्या पढ़ा हमने गॉस लॉ में, कि गॉस लॉ क्लोज्ड सरफेस से, गॉस लॉ क्या है, क्लोज्ड सरफेस से फ्लक्स निकालना बताता है। सर क्यूब तो क्लोज्ड है, या क्यूब बोलो या क्यूबॉइड बोलो, ये क्लोज है, ठीक है बेटा। सरफेस क्लोज नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे चार्ज को इनक्लोज करना होता है, वहां पे हमने बात लिखी भी है ना। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, एनक्लोज द चार्ज। एनक्लोज द चार्ज। अब इस चार्ज को क्या करो, बंद कर दो। मतलब चार्ज ऐसा बिठाओ यार कि चार्ज ना बिल्कुल डब्बे में बैठ जाए अंदर, ठीक है। चार्ज को ऐसे कंप्लीट करो, इस सरफेस को ऐसा कंप्लीट करो कि चार्ज बीच में आ जाए, आपका सेंटर पे आ जाए, ठीक है, और बंद हो जाए। तो उसके लिए क्या करें सर, यहाँ पे एक ऐसा ही, एक इसके ऊपर अगर हम क्यूब रख दें, है ना, इसके ऊपर एक ऐसा ही क्यूब रख दें, तो अब ये क्या आ जाएगा यार, कॉपी के ऊपर तुम्हें एक कॉइन रख दो ना, वो तुम्हारा चार्ज हो गया। उसके ऊपर एक और कॉपी रख दो, अब वो दोनों कॉपीज के बीच में सेंटर में आ गया, वो चार्ज क्या हो गया, एनक्लोज हो गया। वो चार्ज क्या हो गया, एनक्लोज हो गया। जैसे ये हमने यहाँ पे क्यूब रख दिया, अब नाउ दिस चार्ज इज एनक्लोज्ड, नाउ दिस चार्ज इज एनक्लोज्ड। अब ये चार्ज हो गया एनक्लोज्ड। सर क्यूब ही क्यों रखा, अरे अभी बोला ना सिमेट्रिकल सरफेस वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। कुछ और रखना चाहते हो कुछ और रख लो। तो ये सेंटर पे आ गया, अब गॉस लॉ लगा दो, है ना। अब गॉस लॉ क्या कहते हैं, गॉस लॉ क्या कहता है भैया, एनक्लोज्ड चार्ज में, एनक्लोज्ड चार्ज में, एनक्लोज सरफेस में जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नोट, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब ये जो एनक्लोज करा यार, हमें तो इनिशियल वाला जो क्यूब था उसमें से निकालना था,
हमें तो इस क्यूब में से निकालना था, ये तो आप एक्स्ट्रा लेके आए हो। ये चीज तो क्या है, एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा किसके लिए? टू एनक्लोज द चार्ज। चार्ज बंद करने के लिए। तो मतलब चार्ज जब बंद करा तो उसके लिए मुझे दो क्यूब लगे, है ना। क्लोज सरफेस में जो मेरा बना, ये जो क्लोज सरफेस बना, ये मेरे दो क्यूब से बना है। अब क्लोज सरफेस में जो इन्होंने कहा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट होगा, दिस इज फॉर ट्यूब टू क्यूब्स। दो क्यूब्स में से इतना फ्लक्स पास करेगा। ठीक है, क्लियर है। क्लोज सरफेस में ये जो फ्लक्स होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये तो दो क्यूब्स के लिए हो गया ना। फॉर वन क्यूब, भैया दो क्यूब में से इतना फ्लक्स जा रहा है। ठीक है, फ्लक्स थ्रू वन क्यूब, फ्लक्स थ्रू वन क्यूब क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नोट। क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नोट, खत्म बात। ठीक है। अरे डब्बा बंद करने के लिए, इस चार्ज को बंद करने के लिए ये मैं एक्स्ट्रा क्यूब लेके आया था। क्वेश्चन में थोड़ी गिवन थी ये, है भाई। क्वेश्चन के अंदर थोड़ी गिवन थी। तो इस हिसाब से जब ये डब्बा बंद हो गया, चार्ज डब्बे में बंद हो गया, तो हमें बताया गोसलो ने कि जब तुम्हारा डब्बा बंद हो जाए, चार्ज डब्बे के अंदर बंद हो जाए, तब उसमें से जो फ्लक्स होता है टोटल सरफेस में से, वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट होगा, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नोट। लेकिन जब हमने इसको बंद किया तो हमारे दो क्यूब लग गए। हो सकता है तीन लग सकते थे, चार लग सकते थे। अब आप ये करना, अगर मैं आपको बताऊं, अपना चार्ज को यहाँ पे रख के देखना, कोई पॉजिटिव चार्ज आप यहाँ पे रख के देखो, और इसको अब एनक्लोज करना। ठीक है, इसको एनक्लोज करना, आपको पता लगेगा आपके कितने क्यूब्स लगेंगे। ठीक है, ये चार्ज पूरा क्या हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए, सेंटर पे हो जाना चाहिए, तो वहां पे दिक्कत आएगी। ठीक, करके देखना। अब जैसे ये एक और है, एक और केस है हमारे पास कि चार्ज इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द पिरामिड। चार्ज जो है वो पिरामिड के बेस पे प्रेजेंट है। फाइंड द फ्लक्स थ्रू द स्लांट साइड। स्लांट साइड मतलब इधर से आप फ्लक्स कैलकुलेट कर दो, कोई भी एक स्लांट साइड उठा लो। यहां से इस शेडेड रीजन से फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स थ्रू शेडेड रीजन। फ्लक्स थ्रू शेडेड रीजन। अब यार देखो, ये फ्लक्स निकालने के लिए हमें गोसलो ने वही फिर से बताया कि चार्ज को बंद करो। अब चार्ज को बंद कैसे करें, है ना। स्टेप वन क्या है, एनक्लोज द चार्ज। एनक्लोज द चार्ज such that it is present at the center, at the center of surface, सरफेस के बीच में आ जाए। ठीक है, ये बीच वाली कहानी सिमेट्रिकल के लिए ही है। तो हम क्या करें, हमने क्या करा, एक ऐसा ही पिरामिड लिया भैया। ऊपर आप पिरामिड बना लो तीन पेज से, है ना, पिरामिड बना लो तीन पेज से। बेस पे आप एक कॉइन रख दो, बेस पे आप क्या रख दो, एक कॉइन रख दो। फिर नीचे से उल्टा एक इन्वर्टेड पिरामिड उस पर रख दो, है ना। बेस के नीचे से उल्टा एक पिरामिड कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, चार्ज बीच में बंद हो जाएगा। तो यही काम यहाँ पे किया हुआ है। अब पिरामिड है एक 3D शेप, उसको 2D पे दिखाना बहुत सा मुश्किल है, तो थोड़ा सा आपको इमेजिन ये करके चलना पड़ेगा। मतलब मैं इतना कर सकता हूँ कि ये शेप अलग थी, ये वाली साइड अलग थी, ठीक है, ये वाली साइड अलग, और नीचे वाली साइड क्या थी, अलग थी, बेस। तो वो बेस वाले पे नीचे हमने क्या कर दिया है, नीचे की तरफ से ये बेस हो गया हमारा। ठीक है, ये येलो वाली साइड होगी, इसको ऐसे कवर किया। ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ता है फिजिक्स के अंदर। अब ये चार्ज हो गया इनक्लोज्ड। अब ये जब चार्ज इनक्लोज हुआ, एक पिरामिड है, तो चार्ज इनक्लोज नहीं था। दो पिरामिड से
हमारा चार्ज क्या हो गया, इनक्लोज हो गया। चार्ज इनक्लोज हो गया, तो मतलब फ्लक्स थ्रू टू पिरामिड्स, दो पिरामिड से फ्लक्स कितना आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। लेकिन हमें तो एक स्लांट साइड से निकालना है, हमें एक पिरामिड से भी नहीं निकालना। अब एक पिरामिड में तीन स्लांट साइड्स हैं, है ना। एक पिरामिड में कितनी साइड्स हैं, तीन साइड्स हैं। तो दो में कितनी हो गई, छः। दो में कितनी हो गई, छः हो गई, है ना। तो एक से कितना निकलेगा, मतलब ये जो फ्लक्स आ रहा है, ये जो टू पिरामिड्स का मतलब है सिक्स स्लांट साइड्स। कितनी, सिक्स साइड से ये फ्लक्स है, इतना, छह साइड से इतना फ्लक्स निकल रहा है। तो फ्लक्स थ्रू वन साइड, फ्लक्स थ्रू वन साइड या वन स्लांट साइड, क्यू अपॉन सिक्स एप्सिलॉन नोट, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, यूनिटरी मेथड चल रहा है, यूनिटरी मेथड से हम क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। क्लियर है बच्चे। तो मेरे हिसाब से आपको गॉसियन सरफेस क्लियर है, गॉस लॉ अप्लाई करना भी आ गया है। ठीक है, तो इसमें अगर कोई दिक्कत है दोबारा से रिवाइंड करके देखो, तो मेरी एक दो बार करके देखो, मैंने कहा है वो क्यूब के कॉर्नर पे लेके देखो, वहां से आपको और ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो चलो अब हम चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पे, गॉस लॉ की एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, देखो यार, इसमें मैं एक बात बताता हूँ आपको। पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज वायर। ठीक है, फ्लक्स कैलकुलेट करने या इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास गॉस लॉ होता है। ठीक है जी, अभी हमने बात की थी कि यहाँ पे अगर ये इन चार्ज वायर है, इसके लिए हम कैसा सरफेस लेंगे, क्वेश्चन सरफेस कैसा होगा हमारा, सिलेंड्रिकल। ठीक है, सिलेंड्रिकल क्वेश्चन सरफेस होगा। हाँ, मैं बता रहा था आपको थ्योरी सीबीएसई में जो डेरिवेशन की थ्योरी है, डेरिवेशन की जो थ्योरी होंगी वो आपको बुक से देखनी पड़ेगी, है ना। डिटेल लिख के रखते हैं जो वो वर्ड्स वो लिख के आने पड़ते हैं बेटा। क्लियर है, वो वर्ड्स ना लिख के आने पड़ते हैं। तो सर वर्ड्स लिख के आने पड़ते हैं तो वो याद करने पड़ेंगे, हाँ याद करने पड़ेंगे, बाकी काम मैं करा दूंगा। बाकी आपको सारी डेरिवेशन यहाँ पे समझ आ जाएगी। तो ये एक, चलो स्टार्ट करते हैं। ये एक इनफाइनाइट चार्ज वायर है, इनफाइनाइट मतलब दोनों साइड से बहुत लंबी है, और इसकी चार्ज डेंसिटी है बेटा लेमडा। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है यहाँ पे, लेमडा है। लेमडा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, होती क्या है, चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ। क्लियर है, ठीक है। अब हमने क्या करा, वी विल टेक वी विल टेक अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, अ cylindrical Gaussian surface of radius r and length l। l लेंथ का और r रेडियस का हमने क्या ले लिया, एक गॉसियन सरफेस ले लिया, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया। ठीक है जी, अब यहाँ पे फ्लक्स निकालना है हमें, क्या करना है, फ्लक्स अगर हमें अब निकालना है तो देखो, फ्लक्स निकालने के लिए मेरे पास तीन रीजन हो गए बेटा। एक सरफेस वन ये हो गया, ठीक है, एक सरफेस टू ये हो गया, और एक ये साइड वाला सरफेस, सरफेस थ्री ये हो गया। ठीक है, अब सर आपने ऐसा क्यों किया, का रीजन देखो। सरफेस वन में इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगी,
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से दोनों डायरेक्शन में जाएगी, ऐसे भी जाएगी और ऐसे भी जाएगी। ये हमारी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। और अगर मैं क्लियर बनाऊं इसको, इसको हम उठा के बीच में कर लेते हैं। ठीक है जी। ये लो। अब यहाँ पे अब समझ आ गया, इसका एरिया वेक्टर ऊपर, क्योंकि फ्लक्स निकालना है और फ्लक्स से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। अच्छा अच्छा, ये चीज़ क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम कर क्या रहे हैं भैया? फ्लक्स क्या होता है? ई डॉट डी ए। अगर मुझे फ्लक्स पता चल जाएगा तो फ्लक्स को हम क्या कर देंगे, फ्लक्स से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। क्लियर? तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया, एरिया वेक्टर। और ऐसे ही नीचे वाले सिलेंडर का जो बेस है उसका एरिया वेक्टर नीचे होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी। अब यहाँ पे अगर मैं कोई इतना सा एरिया ले लूँ, उसका एरिया वेक्टर इधर होगा। ठीक है, स्मॉल डी ए ले लेते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगी, है ना? और फ्लक्स हमें पता है क्या होता है, टोटल फ्लक्स। अगर मैं टोटल फ्लक्स की बात करूं तो फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी था। फ्लक्स S1 से प्लस फ्लक्स S2 से प्लस फ्लक्स S3 से, तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। और तीनों को जब ऐड करोगे तो वो किसके बराबर आएगा? Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नोट। यही तो कहता है गोसलो। ठीक है, ये बाय गोसलो कि फ्लक्स इतने के बराबर होता है जी। अब देखो यहां से फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों सर? एंगल 90 डिग्री का बन गया। एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। यहां पे अगर मैं लिखूं फ्लक्स थ्रू S1 ई ए कोस 90, तो ये क्या हो गया, जीरो आ गया। फ्लक्स थ्रू S2 ई ए कोस 90, तो यहाँ पे भी फ्लक्स क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स हमारा यहाँ पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे S3 क्या आएगा, ई ए कोस जीरो। तो यहाँ पे कितना आएगा, ई सॉरी डी ए, स्मॉल एरिया से निकाला है, तो ई डी ए कोस जीरो। तो हमारा फ्लक्स क्या आ गया, ई डॉट डी ए। ठीक है। और ये क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल होता है। ये क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल यहाँ पे होता है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। तो चलो जी, अब ये चीज़ क्या होगी, ज़ीरो होगी। यहाँ से हमारे पास क्या बचा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। क्योंकि डी ए स्मॉल एलिमेंट है, कंप्लीट के लिए, कंप्लीट S3 के लिए डी ए को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ई डॉट डी ए मेरा किसके बराबर आएगा, क्यू अपॉन क्यू आई अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है, चार्ज पे। चार्ज नहीं वेरी कर रहा, है ना? डिस्टेंस नहीं वेरी कर रहा, चार्ज नहीं वेरी कर रहा, डिस्टेंस नहीं वेरी कर रहा, तो भैया फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगी? तो ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू आई अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ पे ई डॉट, अब ये सरफेस एरिया, ठीक है, कौन सा, रीजन 3। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ S3 की अगर मैं बात करूँ तो ये कौन सा सरफेस एरिया आएगा बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा। और कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, 2πr/h। तो यहाँ पे 2πr और L हमने ली है। ठीक है, 2πrl इज इक्वल टू क्यू इनसाइड। क्यू इनसाइड की वैल्यू कहाँ से लिखेंगे, अब चार्ज की वैल्यू यहाँ से लेमडा इंटू लेंथ लिख सकते हैं। चार्ज की वैल्यू यहाँ से लेमडा इंटू लेंथ हम लिख सकते हैं। तो लेमडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नोट। एल से एल कैंसिल, एल से एल कैंसिल, तो ई की वैल्यू क्या आई, लेमडा अपॉन
2 पाई r इंटू एप्साइलन नोट। अब एप्साइलन नोट की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डालूँ तो वो क्या हो जाएगी, इंटू 4, सॉरी एप्साइलन नोट की वैल्यू, हाँ 4 पाई k। देखो कैसे आएगी, k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्साइलन नोट, तो एप्साइलन नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 पाई k। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हुआ, 2k बचेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2 λk/r। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2 λk/r। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे देखने की बात क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो क्या आई, 2 λk/r, है ना। और किस साइड आएगी, किस साइड आएगी, इस लीनियर चार्ज से, इस रोड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस रोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगी। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, r के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मेरे पास ये एक रोड थी, लीनियर चार्ज रोड थी, है ना, इसके कारण मैं ग्राफ अगर बनाऊं E वर्सेस R का, ठीक है, E वर्सेस R का ग्राफ बनाऊं तो ये कैसा ग्राफ बनेगा बेटा, ये ऐसे ही ग्राफ बनेगा। क्लियर है, क्योंकि दोनों साइड क्या होती जाएगी, 1 अब आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। आर की वैल्यू जब कम थी, डिस्टेंस रोड से जब डिस्टेंस कम था तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा थी। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ आपके लिए एज इट इज़ बनाना आ जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ओके, चलो अब हम सेकंड एप्लीकेशन पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शेल और कंडक्टिंग स्फेयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शेल और कंडक्टिंग स्फेयर। अब देखो यार, यहाँ पे दो वर्ड हैं, तो चार्ज शेल और एक कंडक्टिंग स्फेयर, ये दोनों ना सेम होते हैं, मतलब इनका बिहेवियर सेम होता है। अगर मैं ये सॉलिड कंडक्टर की बात करता हूँ, ये क्या है, एक सॉलिड कंडक्टर है, ठीक है, सॉलिड कंडक्टर है, इसका चार्ज अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ज़ीरो होती है। चार्ज कहाँ रहता है, बाहर रिसाइड करता है। ये सब बातें आपने पहले पढ़ी हुई हैं, है ना। अब ये शेल क्या होती है सर, अब ये शेल होती क्या है, शेल होती है बेटा आपका होलो कंडक्टर। शेल क्या होती है, होलो कंडक्टर। होलो कंडक्टर बोलो या शेल बोलो। अब अंदर से ये क्या है, होलो है, अंदर यहाँ पे क्या है, खोल खाली है, यहाँ पे ये अंदर सॉलिड है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो रहती है और चार्ज कहाँ रिसाइड करेगा, सरफेस पे। चार्ज कहाँ रिसाइड करता है, सरफेस पे। तो देख रहे हो दोनों के दोनों क्या हैं, सेम है। या सॉलिड स्फेयर बोलो या होलो स्फेयर बोलो या शेल बोल लो, साहब सब टर्मिनोलॉजी सेम है, इन सब का बिहेवियर क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। इन सब का बिहेवियर क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमने क्या ली, शेल ली, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब इसका हमने क्या करा, क्वेश्चन सरफेस बनाया, के अंदर क्या था, चार्ज था, उसका हमने क्या कर दिया, गॉसियन सरफेस बना दिया। अब जब ये आपने गॉसियन सरफेस बनाया तो यहाँ पे जो ये चार्ज एनक्लोज हुआ होगा इसके अंदर, वो कैसे हुआ होगा, अब इसके पास तो चार्ज ऊपर की तरफ रहता है,
चार्ज हमारा पड़ा हुआ था ये है हमारा गॉसियन सरफेस। ये है हमारा गॉसियन सरफेस। अब कुछ पैरामीटर्स डिसाइड कर लेते हैं। पैरामीटर जैसे ये जो हमारा कंडक्टर था, शेल थी, कंडक्टर था, इसकी रेडियस हम मान लेते हैं कैपिटल आर। इसकी रेडियस हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर। और जो हमने गॉसियन सरफेस बनाया है उसकी रेडियस हम मान लेते हैं बेटा स्मॉल आर। उसकी रेडियस हम क्या मान लेते हैं, स्मॉल आर। ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लिया ऑफ रेडियस स्मॉल आर। वी विल टेक a spherical Gaussian surface spherical Gaussian surface of radius small r। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे बनते हैं बेटा बहुत सारे केसेस, मतलब बहुत सारे क्या, 3 केसेस बनते हैं। कैसे? केस 1, चलो इसको हटाते हैं। और केस 1, जब आपके r की वैल्यू, मतलब जब आपने जो गॉसियन सरफेस लिया उसकी रेडियस आपके कंडक्टर से या आपके शेल की रेडियस से क्या थी, बड़ी थी। ठीक है, शेल की रेडियस से क्या थी, बड़ी थी। मतलब इस केस को आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस। आउटसाइड पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। भैया कंडक्टर के बाहर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और सरफेस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तीनों केसेस में हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम बाहर वाले केस की बात कर रहे हैं। तो हमें पता है गॉस लॉ से, गॉस लॉ, बाय गॉस लॉ हम क्या लिख सकते हैं भाई, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा गॉस लॉ कहता है। अब सरफेस इंटीग्रल, अब कहीं पे भी कोई भी सरफेस निकाल लो यार। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक ये छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ, यहाँ पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी ही होगी और इसका स्मॉल एरिया भी ऐसे ही होगा। दोनों के बीच में एंगल क्या है, ज़ीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो उसको अगर मैं बाहर रखूं तो ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नोट। क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब इसका कंप्लीट सरफेस एरिया कितना होगा, ये स्फेयर है, स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होगा भाई, 4 पाई आर स्क्वेयर। कौन सा आर, कैपिटल आर या स्मॉल आर? भैया किसका है ये सरफेस, ये डी ए किसका लिया आपने, ये गॉसियन सरफेस का है। तो गॉसियन सरफेस की रेडियस क्या है, स्मॉल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल आर। क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नोट। क्लियर आ गया? तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। तो हमारा ई डॉट 4 पाई स्मॉल आर स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ से अगर हम करें क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर स्क्वेयर, इंटू आर स्क्वेयर, तो ये क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं भाई, के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। तो ये ई आउटसाइड मेरी क्या आ गई, के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है, केस नंबर 2। जब आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाए, तो मतलब एट द सरफेस, एट द सरफेस। अब सरफेस में कि भैया आर की वैल्यू, आर आउटसाइड ये था,
आउटसाइड क्या आया था अभी, के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वेयर। अब जब यहाँ पे आर की वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगी तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे आ जाएगी, है ना, वो पॉइंट किस पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। तो यहाँ पे चेंज कर दो, कैपिटल आर की जगह सॉरी स्मॉल आर की जगह क्या कर दो, कैपिटल आर कर दो। तो ये मेरा क्या आ गया, सरफेस पे। अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है केस 3। जब आर की वैल्यू आर से कम हो जाए, मीन्स इनसाइड द स्फेयर, इनसाइड कंडक्टर, इनसाइड पॉइंट की बात हो रही है। अब इनसाइड पॉइंट में थोड़ा सा बढ़िया चीज़ क्या रहती है कि, तो okay, काम करते हैं इसको और इसको। अब इनसाइड वाले केस में क्या होता है बेटा, देखो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा ना, क्योंकि सेंटर से ये हमारा क्या है, स्मॉल आर है, और ये हमारा क्या है, कैपिटल आर है। चार्ज हमारा सारा का सारा ऊपर रखा हुआ है, चार्ज हमारा सारा का सारा क्या रखा है, ऊपर रखा है। अब गो स्लो अगर मैं यहाँ पे लगाऊं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नोट। और कंडक्टर के अंदर हमें बताया है इन इन केस ऑफ कंडक्टर, ठीक है, इन केस ऑफ कंडक्टर क्यू इनसाइड इज इक्वल टू जीरो। अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, कंडक्टर पे सारा का सारा चार्ज कहाँ रिसाइड करता है, सरफेस पे रिसाइड करता है। तो क्यू इनसाइड जीरो हो जाएगा, राइट हैंड साइड जीरो हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी यार। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो क्लियर हुआ, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका बनाते हैं हम ग्राफ, ठीक है, इसका हम बनाते हैं ग्राफ। ये हमारा कंडक्टर था, तो हम यहाँ पे इसका ये सेंटर हो गया, यहाँ से E वर्सेस R ग्राफ हमारा बनेगा। अब E वर्सेस R ग्राफ जब बनेगा तो बेटा अंदर जब तक R की वैल्यू अंदर लाई करेगी तब तक तो हमारी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तब तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी इस केस में। और जैसे ही यहां पे ये कौन सा पॉइंट आया, सरफेस का, ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है, सरफेस। सरफेस मतलब जब यहाँ पे आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो गई, आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर होगी, तो यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, अभी हमने निकाला था के क्यू बाई आर, कितनी आएगी बेटा, ये के क्यू बाय आर स्क्वेयर, क्योंकि सबका सब क्या है, कांस्टेंट है, एक फिक्स वैल्यू है, ठीक है ना। आपने सर ये इतनी वैल्यू ही यहाँ पे क्यों लिख दी है भाई, इतनी ही वैल्यू यहाँ पे क्यों लिख दी, क्योंकि फिक्स वैल्यू है भाई, के भी कांस्टेंट है, परमिटिविटी सेम है, चार्ज जितना चार्ज है कंडक्टर के ऊपर, चार्ज की वैल्यू भी सेम है, और कंडक्टर की रेडियस भी सेम है, तो के क्यू बाय आर स्क्वेयर। अब आगे आउटसाइड वाले में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आउटसाइड केस में ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वेयर के, आर स्क्वेयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो भैया ये आ गया ऐसे पता चला जाएगा। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर स्क्वेयर के। तो मेरे हिसाब से ग्राफ भी आपको क्लियर है, ठीक है। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ई वर्सेस आर ग्राफ कैसे बनता है, क्लियर। तो गॉस लॉ की दो एप्लीकेशन आज हमने कर ली हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन दो रहती हैं, ठीक है, वो दोनों एप्लीकेशन मैं आपको कल की क्लास में करा दूंगा, फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ साथ हम करते रहेंगे,
ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।